आज हम बात करने जा रहे हैं पल्लवन की। पल्लवन, पल्लवन को बोलते हैं एलाबोरेशन। ये हिंदी में तो पल्लवन के रूप में, अंग्रेजी में एलाबोरेशन के रूप में है। और आपका जो 100 शब्दों में ये आता है, और 100 शब्दों में ही शायद आपके अंग्रेजी में भी 100 शब्दों में ही आपको लिखना होता है। पल्लवन, आरएस परीक्षा की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आपको पल्लवन लिखना है। और पल्लवन लिखना है तो पल्लवन होता क्या है? देखिए, हम संक्षिप्तीकरण की बात कर रहे थे अभी। और संक्षिप्तीकरण में हमने जाना कि हमें एक बहुत बड़ा गद्यांश होता है या पद्यांश होता है, उस पद्यांश का अपने शब्दों में 1/3 शब्द में संक्षिप्तीकरण करना है, लेकिन भाव का वो नहीं होना चाहिए, भाव परिवर्तित नहीं होना चाहिए। उसके बारे में हमने बताया। इसी तरीके पल्लवन की हम बात करें, ये पल्लवन होता है वृद्धि करना। बेसिकली इसको बोलते हैं वृद्धि करना, वृद्धि करना, वृद्धि करना, बढ़ाना। ये संक्षेपण से उल्टी प्रक्रिया है। देखो, वहां तो हम कर रहे थे संक्षेप, तो ये संक्षेपण की उल्टी प्रक्रिया, विपरीत प्रक्रिया है। संक्षेपण से विपरीत प्रक्रिया। बोलिए, ये विपरीत प्रक्रिया हुई। अब विपरीत प्रक्रिया हुई तो क्या होता है? पल्लवन का शाब्दिक अर्थ पल्लव, पल्लव यानी लताएं। लताएं फलती फूलती है, पनपती है ना, कि जो फलता रहे फूलता रहे। शाब्दिक अर्थ हम देखें इसका, शाब्दिक अर्थ जो फलता रहे वह फूलता रहे, है ना, बढ़ता रहे, ये पल्लवन होता है। बढ़ता रहे, ये पल्लवन है। जैसे हमारे पेड़ पौधे फलते फूलते हैं, है ना, एक बीज में सब कुछ रहता है। एक बीज ही तो है जिसमें पूरी सृष्टि का विचार निहित होता है। एक सृष्टि की अभिव्यक्ति बीज से ही तो होती है। हाँ, जब रूप रस गंध शब्द स्पर्श ये बन जाते हैं तो व्यक्ति का निर्माण हो जाता है। एक बीज की तो शक्ति है। एक बीज को यदि आप कहें कि एक बीज, एक सीड किस प्रकार से व्यक्ति का निर्माण करता है, तो आप कहेंगे कि जब उस बीज में शब्द, रूप, रस, रंग, स्पर्श का भाव पैदा हो जाए तो क्या होता है? व्यक्ति का निर्माण होता है। और यदि पौधे की बात करें तो रूप, रस और गंध नामक 3 भावों का विस्तार हो जाने से पौधा फलता फूलता है। तो यदि इसको उपयुक्त हवा, पानी, धूप, प्रकाश ये मिलने लग जाए तो क्या होगा? वो बढ़ता जाता है, पनपता जाता है, फलता फूलता जाता है। ऐसी स्थितियां पल्लवन में होती है। और उस बीज में ही सारे के सारे गुण निहित होते हैं। प्रकृति के सभी तत्वों का निर्माण इन्हीं बीजों से हुआ है। और उसी बीज का हमें एलाबोरेट करना है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। हम बात करें कि आपके सिलेबस में है किसी सूक्ति का पल्लवन करना है, किसी काव्य पंक्ति का पल्लवन करना है, या किसी प्रसिद्ध कथन का विस्तार करना है। 3 बातें हैं इसमें। इसमें 3 बातें क्या है? एक तो सूक्ति है, एक काव्य, काव्य रचना है, क्या बोलते हैं, काव्य पंक्ति है। काव्य पंक्ति किसी कविता की पंक्ति है। और तीसरा आपका क्या हुआ? प्रसिद्ध वाक्य है। इन वाक्य पर आपको 100 शब्द में लिखना, 3 में से एक आएगा इसमें। अब 3 में से एक आएगा तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि हम देखते हैं कि सूक्ति किसकी होती है, ये काव्य पंक्ति किसकी होती है, या प्रसिद्ध वाक्य किसका होता है। बेसिकली किसी संत के होते हैं, किसी लेखक के होते हैं, किसी विद्वान व्यक्ति के, मनीषी वक्ता के ये शब्द होते हैं, जो एक छोटे से शब्दों में ऐसी गूढ़ बातें कह जाते हैं जिनका अर्थ ही कुछ और होता है। और ये सूक्तियां बन जाती हैं। कहते हैं लिख के सब चले, लिख के चले कपूत, और कौन लीक पे नहीं चलता। तो ये बातें पता नहीं किसी ने कहा तो आज एक बहुत बड़ी सार्थकता ये चीज देती है। तो इनको हमें जानना है। तो बेसिकली क्या होता है, रहीम दास जी के या
कवि वृंद के या सूरदास जी के जो दोहे हैं, कबीर जी के जो साखियाँ हैं, जो शब्द हैं, जो रमैनी है, या यूं कहें कि हम तुलसी की चौपाइयाँ हैं, कुछ लेखकों की कृतियाँ हैं, रचनाएं हैं, या कोई महापुरुष अपने प्रवचनों में या भाषणों में एक ऐसी एक आध वाक्य में इतनी बड़ी बातें कह जाते हैं जिनका अर्थ ही अलग होता है। तो हम बात करें कि उसकी व्याख्या करने की गुंजाइश रहती है, फिर उसकी व्याख्या कराई जाती है। जैसे हम संविधान के हम बात करें कि हमारे कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं, कुछ धाराएं कानून की ऐसी है जिनके लिए हमें सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या की जरूरत होती है, जिसके लिए हमें एक एक्सप्लेनेशंस के लिए जरूरत पड़ती है। ये चीजें हैं, तो अब इन चीजों को क्या करें कि इस भाव को स्पष्ट करना पड़ता है। ऐसे ही पल्लव कहते हैं, और जब ये पल्लव की जरूरत क्यों पड़ती है प्रशासन में? प्रशासन में अब आप सोचेंगे कि साहब ये बात तो यहाँ मान ली हमने, लेकिन प्रशासन में इस पल्लवन की जरूरत क्यों पड़ी, इस एलाबोरेशन की जरूरत क्या पड़ी, क्या स्थितियां हैं? अब हम ये बात करें कि इसलिए ज़रूरत पड़ी कि आप प्रशासन में जाते हैं तो आप कानून का पालन करते हैं, आप नियमों का पालन करते हैं, आप प्रक्रियाओं का पालन करते हैं। बोलिए करते हैं कि नहीं करते? इनमें कुछ ऐसी बातें लिखी होती है जिनकी एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होती है। जब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारे किसी ऑफिसर्स को, हायर ऑफिसर्स को हमें रिपोर्ट्स करना होता है, तो किसी एक शब्द की व्याख्या करवानी होती है, तो हमसे पूछा जाता है कि आप एक एक्सपर्ट हैं, आप एक विशेषज्ञ हैं, तो इस बात की क्या कीजिए, पल्लवन करके लाइए, इस बात का एक्सप्लेन दीजिए हमें। तो हम नोट शीट पर एक्सप्लेन करते हैं। जैसे मान लीजिए मैं एक उद्योग अधिकारी हूँ, और उद्योग अधिकारी होने के नाते मुझसे जिला कलेक्टर या कमिश्नर इंडस्ट्रीज पूछते हैं कि आप एमएसएमई को एक्सप्लेन कीजिए, तो मैं एमएसएमई की परिभाषाओं को बताऊंगा कि साहब एमएसएमई एक्ट में ये बात कही गई है। फिर मैं कहूँगा कि जीएसटी के दायरे में भी एमएसएमई की परिभाषा में ये लिया गया है। मैं ये भी कहूँगा कि आरबीआई ने एमएसएमई की परिभाषा में इस तरीके की व्याख्याएं की है। फिर आपको तय करना है कि आपको क्या निर्णय लेना है। निर्णय वो लेंगे, मुझे एक्सप्लेनेशंस देना है। इसलिए आप आलोचना करने का प्रयास मत कीजिए। कई छात्र क्या करते हैं, पल्लवन में आलोचना करके आ जाते हैं। पल्लवन में जो पूछा जाए वही बात बतानी है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना। ये बेसिकली एक्सप्लेनेशन है, बेसिकली एलाबोरेशन है। अब इसका कैसे करें हम? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यदि हम इसे संक्षिप्तीकरण करना है तो सबसे पहली बात है कि अच्छी तरीके से पढ़ें, इसको अच्छी तरीके से पढ़ें। सूक्ति या वाक्य को, संक्षिप्त वाक्य को क्या करना है, वाक्य को अच्छी तरीके से पढ़ें और जान ले कि भाई आप क्या करना चाहते हैं। अच्छी तरीके से पढ़ें इसको, उसका अर्थ और अभिप्राय को एक माइंड फ्रेम कर लीजिए ताकि अर्थ व अभिप्राय समझ सकें। ध्यान रखिएगा, अर्थ और अभिप्राय समझ सके। अर्थ का मतलब डेफिनिशन, मीनिंग्स क्या बताना चाह रहे हो आप, और अभिप्राय का मतलब इंटेंशन। ध्यान रखिएगा, एक तो मतलब डेफिनिशन नहीं, डेफिनिशन तो किसी और की होती है। हमें अर्थ समझना, मीनिंग आप क्या समझे और इसका इंटेंशन क्या है, ये दोनों वाक्यों को समझना है। फिर चिंतन मनन की करना है, हमें चिंतन मनन कीजिए। फिर हमें माइंड फ्रेम बनाना है या फिर पीछे लिखना है रफ पेज में, चिंतन मनन करिए। चिंतन मनन करना है हमें। अब चिंतन मनन जब हम करेंगे तो क्या करेंगे, ताकि मूल कथन की पुष्टि के लिए हम क्या कर सके, ताकि मूल कथन की पुष्टि करनी है। मैंने देखा है छात्रों को कि वो केवल मीनिंग और इंटेंशंस बताकर उसी का ही एक्सप्लेनेशंस करते रहते हैं। आपके पहले पैरे में तो ये चीजें होनी चाहिए। इसका एक प्रथम पैरा होना चाहिए, यहाँ पॉइंट्स नहीं बनते, ध्यान रखिएगा। इसका प्रथम पैरा होना चाहिए, दूसरा पैरा आपका चिंतन मनन का होना चाहिए, तक मूल कथन की पुष्टि किससे कर सके, उदाहरणों से।
दृष्टांतों से, बोलो, तथ्यों से, फैक्टों से कर सकें। बोलिए, हमारे पास में एग्जाम्पल्स होने चाहिए, इलस्ट्रेशंस होने चाहिए और फैक्ट्स होने चाहिए। इलस्ट्रेशंस का मतलब क्या हुआ, कुछ कोई संक्षिप्त कहानी होनी चाहिए आपके पास में। उदाहरण क्या हुआ, उसका जैसा ही कोई ऐसी बात होनी चाहिए जो प्रासंगिक हो। ये प्रासंगिक होनी चाहिए, पुष्टि प्रासंगिक उदाहरणों से, ध्यान रखिएगा। रिलीवांस होना चाहिए, प्रासंगिक उदाहरणों, दृष्टांत और तथ्यों से कर सके। कर लिया आपने। तीसरी बात है ना, ये प्रासंगिकता रख ली। प्रासंगिकता के बाद में हमें करना है टीका टिप्पणी करने से विरोध करना है इसमें। और इसमें ध्यान रखना, टीका टिप्पणी आलोचना विरोध करने से बचें, विरोध करने से बचें, ध्यान रखिएगा। ये चीज का ध्यान रख लीजिएगा आप। चौथी बात हमें क्या करनी है, मैं होता तो ये करता, मैं होता तो ये करता, हम होते तो ये करते, आप, तुम जैसे शब्दों का प्रयोग करने से बचे। प्रयोग करने से बचे, ध्यान रखिएगा। मतलब अन्य पुरुष में होना चाहिए, किसी ने कहा है, आपने नहीं, किसी ने कहा है। किसी ने कहा है तो लिख दीजिए, यदि पता नहीं है तो कह दीजिए किसी ने कहा है। अन्य पुरुष में लिखें। ये चौथा बहुत मायने रखता है। और बात ये करे कि भाषा सरल, शुद्ध, स्पष्ट, सारगर्भित होनी चाहिए, अलंकृत नहीं होनी चाहिए। छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करें, विचार का, उदाहरण का दुहराव नहीं करे। आप दुहराव करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी करते हैं। विरोध करने से बचे तथा वाक्य दुहराव न हो, ध्यान रखिएगा। दुहराव करते हैं आप, बहुत दुहराव करते हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात है कि पांचवा शब्द क्या है आपका, पांचवा जो टॉपिक्स है वो ये होना चाहिए कि भाषा सरल, शुद्ध और स्पष्ट। सरल हो, शुद्ध हो, स्पष्ट हो, अलंकृत शब्द न हो, शब्द न हो, है ना। और वाक्य छोटे छोटे हो, छोटे छोटे हो। बोलिए, ये 5 चीजें आपकी होनी चाहिए। और पहले ही अभ्यास कर लीजिए ताकि आपको परीक्षा हॉल में क्या चीजें नहीं आए, दिक्कतें नहीं आए। देखिए, मैंने वहाँ पल्लवन में आपको बताया, वो संक्षिप्तीकरण में भी हमें ये देखना है कि यदि एक पैरा बन रहा है, एक पैरा है तो एक पैरा में तो एक पैरा में लिख दीजिए। 2 पैरा है और 2 पैरा एक दूसरे इंटरलिंक है, छोटे छोटे हैं, तो आप एक पैरा में ही संक्षिप्तीकरण करने का प्रयास कीजिए। यदि आपको लगता है बड़ा है तो 2 पैरा में संक्षिप्तीकरण कर सकते हैं। लेकिन पल्लवन के लिए मैं ये चाहता हूँ, पल्लवन के लिए कम से कम 2 पैरा या 3 पैरा आपके होने चाहिए। 100 शब्द पूछ रहा है ना, तो 100 शब्द में ये बातें होनी चाहिए। तो पल्लवन की ये बातें आ गई, तो एक मैं आपको एक ड्राफ्ट देता हूँ। ड्राफ्ट आपका ऐसा होना चाहिए ताकि लगे एग्जामिनर को कि वाकई में अच्छा काम किया है। और कोशिश कीजिए छोटे वाक्य बनाने का प्रयास कीजिए, और बिल्कुल क्लियर कट, जैसे कि उपयुक्त कथन से का तात्पर्य है कि ये चीजें नहीं होने जाए, सीधा सट कही है, दिमाग नहीं लगाई है उसमें पल्लवन करते समय। कई चीजें तो हमें ऐसी लगती है। नेक्स्ट ले, जैसे मान लीजिए पल्लवन का प्रारूप बनाना है हमें, ये बेसिकली पल्लवन का प्रारूप है। और यही चीज आपका अंग्रेजी में होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश आपका समान होना चाहिए, किसी भी प्रकार का उसमें चेंजेस नहीं होना चाहिए। जैसे आपने यहाँ शीर्षक लिखा, या शीर्षक मत लिख देना, है ना, वहाँ यूँ अंडरलाइन कर दिया आपने। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, पेज है, इसके बीचों बीच तो आपने शीर्षक लिख दिया, ये आपने लेफ्ट मार्जिन छोड़ दिया। आपके हेडर पे तो आपने, हेडर ही तो था ये हेडर पे आपने शीर्षक लिख दिया। बोलिए, हेडर पे शीर्षक लिख दिया। अब हेडर पे शीर्षक लिख दिया तो पैरा यहाँ से शुरू होना चाहिए। आप पैरा यहाँ से शुरू नहीं करते, अभी भी नहीं करते।
मैंने देखा है आज भी। तो कोशिश करो। इसमें आपने क्या किया, हाँ ये हो गया आपका। इसमें आपने क्या किया, छोटा सा बनेगा, छोटा सा शॉर्ट इंट्रो बन जाए कि इसमें क्या हुआ, शीर्षक का अर्थ व अभिप्राय आपने लिख लिया। अर्थ व अभिप्राय, यही लोग कभी कभार तो क्या करते हैं, यहीं पर ही दुहराव कर देते हैं। दुहराव नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, दो वाक्य में कर दिया, दो वाक्य में पैरा बदल दीजिए। और यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ आपको ये हो गया आपका, है ना। इस तरीके से होगा। इसमें क्या किए आप, आ, शीर्षक से जुड़े समान तथ्य लिखिए। समान तथ्य आपने लिख दिए। उदाहरण दीजिए आप, उदाहरण या संक्षिप्त कहानी, संक्षिप्त कहानी जिसको हम कहते हैं दृष्टांत दीजिए। उदाहरण दीजिए, उदाहरण, उदाहरण। उदाहरण में आपने क्या कर दिया, कोटेशन, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति को कोट किया आपने, कोटेशन आप कीजिए। तो बताइए, यदि आप रफली कार्य करेंगे मेंस में तो ये चीज आएंगी। आपको रफली में क्या करना है, जैसे मान लीजिए रफ वर्क है, आपको रफ वर्क में क्या करना है कि देखो अर्थ क्या है, अर्थ सामान्य बता दे, एक लाइन में ऐसे लिख दिया। फिर आपने उदाहरण लिखे है, मुझे किसका लिखना है, सचिन तेंदुलकर का लिखना है। मुझे कितना लिखा है, एपीजे अब्दुल कलाम का लिखना है। किसी की कोट याद आ गई तो कोट लिख देना, डॉक्टर अंबेडकर की सो एंड सो कोट। आपने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे। जब आप लिखेंगे तो पेज बदलिए। जब लिखें तो डॉक्टर अंबेडकर, फिर क्रम से लिखिए। फिर सोचिए कि पहले मुझे सचिन देना है, सचिन तेंदुलकर को लिखना है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को लिखना है। ये एक कहानी आ गई, दो अंधों की कहानी मुझे लिखनी है ना। एक अंधे और बहरे की कहानी लिखनी है, तो अंधे और बहरे की कहानी शॉर्ट इसमें लिख लीजिए रफ में, और फिर आप लिखना शुरू कीजिए। तो उससे क्या होगी, आपकी क्रमबद्धता बनी रहेगी। बोलो, इससे क्रमबद्धता आएगी, इससे संक्षिप्तता आएगी, इससे प्रासंगिकता आएगी। प्रासंगिकता, खेल तो प्रासंगिकता का ही तो है, और क्रमबद्धता का ही तो है। संक्षिप्तता तो है ही आपकी मेन पहचान। बताइए, बच्चे क्या करते हैं, सीक्वेंस से नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते, जो जो याद आता जाता है त्यों त्यों लिखते जाते हैं। बच्चे रिलीवेंस नहीं होते, रिलीवेंट नहीं होते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हमें कैसे लिखना है। बोलिए, समझ आया कि नहीं आया। तो ठीक है, आपको ये कैसा लगा इसको देखिएगा। इसके अलावा हम दूसरी चीज़ों को भी देखें। तो इसमें आप लिख के लाइए, जैसे लिख के सब चले, लिख के चले कपूत, लिख के छोड़ी तीनों चाले, सिंह शायर और सपूत। ऐसी चीज़ों को लिखते वक्त हमें क्या करना है, कैसे बताना है, ये चीज़ों को हमें देखना है। तो आप लिख कर लाइएगा। और अखबारों में यदि कोई इसी प्रकार की कोटेशंस आती है, जैसे आजकल आती है कि मेहनत के बिना सब कुछ अधूरा है, ऐसे आ गया, तो उसका आपको लिखना है। रोज कोटेशंस आती है, उन चीज़ों को आपको देखना है। और आप जो शिक्षक हैं आपके, उनको बताइएगा कि सब ये कैसे हैं, और इसमें आप कमियां छांटिए तो जरूर करेंगे। तो धन्यवाद आपको। ये